ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को लेकर पश्चिम एशिया से लेकर वॉशिंगटन और लातिन अमेरिका तक जिस तरह की भू राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है, वो अब केवल आंतरिक असंतोष या मानवाधिकार का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष का रूप ले चुकी है, जहां हर बयान, हर चेतावनी और हर सैन्य तैयारी आने वाले किसी बड़े टकराव की आहट दे रही है। ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स को जानकारी देने वाले 3 इजरायली सूत्रों के अनुसार ईरान में बढ़ते प्रदर्शनों और अमेरिका की संभावित दखलंदाजी के डर से इजरायल इस समय अधिकतम सतर्कता की स्थिति में है। ये शब्द जितना साधारण लगता है, उसके मायने उतने ही खतरनाक हैं, क्योंकि इजरायल की भाषा में अधिकतम सतर्कता का अर्थ होता है सैन्य तैनाती, खुफिया गतिविधियों का विस्तार, वायु रक्षा प्रणाली को अलर्ट मोड में रखना और किसी भी अप्रत्याशित हमले या क्षेत्रीय युद्ध के लिए तैयार रहना। बीते कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस आक्रामक लहजे में ईरान को चेतावनी दी है, उसने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। ट्रंप ने न केवल तेहरान सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने की धमकी दी, बल्कि खुले तौर पर यह भी कहा कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में यह बयान सीधा संकेत है कि वॉशिंगटन किसी भी समय राजनीतिक, आर्थिक या यहां तक कि सैन्य हस्तक्षेप का रास्ता चुन सकता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार इन प्रदर्शनों में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और गहरा होता जा रहा है। इजरायल के सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर हुई हालिया बैठकों में अधिकतम सतर्कता का क्या अर्थ है, इस पर कोई आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया, लेकिन क्षेत्रीय इतिहास जानने वाले विश्लेषकों के लिए ये साफ है कि इजरायल ईरान से जुड़ी किसी भी अमेरिकी कार्रवाई में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के लिए खुद को तैयार रख रहा है। इस तनाव की जड़ें पिछले साल जून में हुए उस 12 दिवसीय युद्ध तक जाती हैं, जब इजरायल और ईरान सीधे टकराव में आ गए थे और युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। वो घटना आज भी तेहरान की रणनीतिक सोच पर गहरी छाया डाले हुए है। इसी पृष्ठभूमि में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई हालिया टेलीफोन बातचीत को देखा जा रहा है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि इस बातचीत में ईरान में संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप पर चर्चा हुई। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने केवल बातचीत की पुष्टि की है, उसके विषय का खुलासा नहीं किया। कूटनीति की इस चुप्पी के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक राजनीतिक विस्फोट की तरह सामने आया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी सेना को आदेश दे और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर किसी भी अमेरिकी अदालत में उनका मुकदमा चलाए। ये बयान न केवल असाधारण है, बल्कि उस गुस्से और निराशा को भी दर्शाता है जो गाजा युद्ध के बाद वैश्विक दक्षिण और मुस्लिम दुनिया में इजरायल और उसके समर्थकों के खिलाफ गहराता जा रहा है। आसिफ ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को अपहरण बताया और कहा कि यदि इजरायल के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होती तो वो न्याय संगत होती। रूसी मीडिया आरटी को दिए गए इन बयानों में उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका ने एक पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसने ऐसे तरीकों को वैध बना दिया है जो अतीत में अत्यंत विवादास्पद माने जाते थे। उनके शब्दों में विश्व व्यवस्था टूट रही है और वॉशिंगटन जो कर रहा है वो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि यदि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के व्यवहार का हकदार है तो वो नेतन्याहू हैं, जिन्हें उन्होंने गाजा युद्ध के संदर्भ में मानवता का सबसे घिनौना अपराधी कहा। यहां तक कि उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो तुर्की ये कदम उठा सकता है और पाकिस्तान ऐसे परिणाम के लिए दुआ करेगा। गाजा युद्ध ने इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया है। अक्टूबर 2023 में हमास के अचानक हमले में जहां लगभग 1200 लोग मारे गए, उसके जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर भारी बमबारी और जमीनी अभियान शुरू किया। गाजा के अधिकारियों के अनुसार इस अभियान में लगभग 70,000 फिलिस्तीनी मारे गए। इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों के आरोप में नेतन्याहू और तत्कालीन रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। अमेरिका ने इस फैसले की तीखी आलोचना की और वारंट की मांग करने वाले आईसीसी अभियोजकों पर प्रतिबंध तक लगा दिए, जिससे ये साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय और शक्ति राजनीति के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है।
इसी वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक और असाधारण घटना सामने आई, जब वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा करने या उन्हें देने का प्रस्ताव रखा। नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान और नोबेल समिति ने तुरंत इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि एक बार पुरस्कार घोषित हो जाने के बाद न तो उसे वापस लिया जा सकता है, न किसी के साथ साझा किया जा सकता है और न ही किसी और को सौंपा जा सकता है। नोबेल फाउंडेशन के संविधान के अनुसार ये निर्णय अंतिम और स्थायी है, जिसमें किसी बदलाव या अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। मचाडो ने यह प्रस्ताव तब रखा था जब अमेरिका की एक विशेष कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि मादुरो को हटाने में ट्रंप की ऐतिहासिक भूमिका के सम्मान में वे ये पुरस्कार उन्हें समर्पित करना चाहती हैं। ट्रंप ने भी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि वॉशिंगटन में होने वाली उनकी आगामी बैठक में ऐसा उपहार पाकर वे सम्मानित महसूस करेंगे। लंबे समय से नोबेल पुरस्कार की इच्छा रखने वाले ट्रंप ने इसे अपने लिए विशेष सम्मान बताया। हालांकि नोबेल संस्थान ने नियमों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि पुरस्कार की राशि को दान किया जा सकता है, लेकिन पदक और सम्मान हस्तांतरणीय नहीं है। इन सभी घटनाओं के बीच सबसे गंभीर सवाल अमेरिकी दमतंत्र और सत्ता की सीमाओं को लेकर उठ रहा है। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष खुद को ही अपनी एकमात्र सीमा मानने लगे तो वो लोकतांत्रिक नेतृत्व नहीं रह जाता, बल्कि भय का शासन बन जाता है। ट्रंप का ये बयान कि मुझे रोकने वाला मेरे सिवा कोई नहीं, इसी खतरे का खुला ऐलान है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका में ये सोच नई नहीं है। 2019 में ट्रंप ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 2 उन्हें जो चाहे करने का अधिकार देता है। 2020 में उन्होंने ईरान की सांस्कृतिक धरोहरों पर हमले की धमकी दी, जो सीधे युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कितना लागू होगा ये वे तय करेंगे। इस आत्मकेंद्रित सत्ता दृष्टि की तुलना अक्सर रिचर्ड निक्सन से की जाती है, जिन्होंने वाटरगेट कांड के बाद कहा था कि अगर राष्ट्रपति कुछ करता है तो वो गैर कानूनी नहीं होता। निक्सन का अंत अपमानजनक इस्तीफे में हुआ। 9/11 के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में भी असीमित शक्ति का प्रयोग हुआ, जिसमें ग्वांतानामो बे, यातना मेमो और बिना अदालत की अनुमति के निगरानी शामिल थी। इन युद्धों में हजारों अमेरिकी सैनिक और लाखों नागरिक मारे गए और अमेरिका की नैतिक साख को गहरा नुकसान पहुंचा। इसके विपरीत अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान असाधारण कदम उठाए, लेकिन खुद को सत्ता का स्रोत नहीं बल्कि संविधान का रक्षक बताया। थियोडोर रूजवेल्ट ने भी शक्ति का विस्तार किया, लेकिन संस्थानों को कमजोर नहीं किया। ट्रंप का मामला अलग है, क्योंकि वे कहते हैं कि वे ही अंतिम सीमा है। अमेरिकी इतिहास एक बात साफ कहता है कि जितनी बेकाबू सत्ता होती है, परिणाम उतने ही कठोर होते हैं। लोकतंत्र में राजा नहीं होते, लेकिन राजसी मानसिकता सबसे खतरनाक होती है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता जैसी सोच अंततः उसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है जो उसे अपनाता है।